Hello everyone, welcome to Science Lectures. Today we are going to do part 4 of chapter 2 NCERT is matter around us pure. हमने अभी तक मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा था. Then we did the separation techniques regarding the mixture and हमने ये भी देखा था कि मैटर जो हमारे आसपास जितना भी होता है मैटर बेसिकली वो 2 में डिवाइडेड होता है. जैसे कुछ होते हैं मिक्सचर्स जिसके बारे में हमने पार्ट 3 तक पढ़ा एंड कुछ होते हैं प्योर सब्सटेंसेस. इस पार्ट में वी विल स्टडी रिगार्डिंग द प्योर सब्सटेंसेस एंड हम देखेंगे दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस. सबसे पहले दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस अराउंड अस. आगे हम टेबुलर फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे जिससे हमें पूरा ओवरऑल व्यू जो होगा एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी. Now on the basis of their chemical composition कि इनका केमिकली ये कैसे बने हैं, हम प्योर सब्सटेंसेस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं एज एलिमेंट्स और हम आगे जो पढ़ेंगे कंपाउंड्स उसमें एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. सबसे पहले एलिमेंट्स होते क्या हैं. एलिमेंट्स टर्म ही जो है ये किसने दिया था, रॉबर्ट बॉयल ने. ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है. हु गेव दिस टर्म एलिमेंट. सो द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म इन 1661 was रॉबर्ट बॉयल. एंड आफ्टर दैट एलिमेंट की डेफिनेशन कि एग्जैक्टली एलिमेंट क्या होता है इसको डिफाइन किसने किया था, वो थे एंटोइन लॉरेंट लेवॉइसियर. ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे. He was the first to establish an experimentally useful definition of an element. So, according to the Antoine Laurent Lavoisier, element की definition है an element as a basic form of a matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction. इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ें फिर से कि एलिमेंट होता क्या है. ये एक बेसिक फॉर्म का मैटर है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ अ मैटर. इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको डेफिनेशन में लर्न करनी है. यूजुअली जब हम डेफिनेशन देते हैं, अगर आपने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए तो आपको डेफिनेशन एज इट इज लिखनी पड़ेगी जैसे एंटोइन लॉरेंट लेवॉसियर ने दी है. एंड अगर आप वर्ड्स में लिख रहे हो कि एंटोइन लॉरेंट लेवॉसियर ने ऐसा कहा था तो डेफिनेशन सेम होगी. अदरवाइज अगर आप कहोगे अकॉर्डिंग टू हिम व्हाट ही मेंट तो फिर डेफिनेशन में कुछ चेंजेस आते हैं. बट यूजुअली जो डेफिनेशन होती है उसके वर्डिंग सेम होंगे एज पर द साइंटिस्ट गेव इट, बिकॉज ये एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन. आपका एक वर्ड भी इधर उधर हुआ तो डेफिनेशन का मतलब ही चेंज हो सकता है. सो एन एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ अ मैटर, ये एक बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है जिसको हम तोड़ नहीं सकते. इस मैटर को आप फर्दर तोड़ नहीं सकते into a simpler substances by chemical reaction. Suppose एक मैटर है A, ये मैटर है. ऐसा नहीं होता आप कहो कि A को तोड़ के हम B और C में कन्वर्ट कर दें. अगर आप A को तोड़ोगे तो वो A ही आपको मिलेगा. तो you cannot break it further by any chemical reaction. आप फिजिकल रिएक्शन में तोड़ के भी आपको A मिलेगा और केमिकली ये नहीं किसी के साथ रिएक्ट किया, वाटर के साथ किया या कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन किसी के भी साथ किया तो यू विल गेट अनदर कंपाउंड्स. ऐसा नहीं होता. It cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction. Elements को हम basically divide 3 में करते हैं. One is metal, other is non-metal and third is metalloid. So ये 3 में हम metals को divide करते हैं. Metals, non-metals and metalloids. अब हम देखेंगे कि metals क्या होते हैं और उनकी क्या properties होती हैं, किनको हम metals कहते हैं. सिमिलरली हम किनको नॉन मेटल्स कहते हैं और किनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं. सबसे पहले मेटल्स क्या होते हैं. मेटल्स के लिए जो प्रॉपर्टीज हैं जिनसे हम एक मैटर को, एक एलिमेंट को एज अ मेटल डिफाइन कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले तो है कि इट हैज अ लस्टर. लस्टर मतलब शाइन होती है. हम किसी ये नहीं कि कोई भी एलिमेंट पड़ा है और लस्टर देखा और हम कह दें मेटल है. आपको कुछ
इसमें से काफी प्रॉपर्टीज को देखना पड़ेगा, वो प्रॉपर्टीज अगर हैं उसमें तो ही हम मेटल करते। एक प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम एलिमेंट को एज अ मेटल डिफाइन नहीं कर सकते। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इट हैज अ लस्टर। इसमें क्या होता है, एक शाइन होती है, चमक होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी है दे हैव अ सिल्वरी ग्रे और अ गोल्डन येलो कलर। यूजुअली दे आर सिल्वरी ग्रे, सिल्वर टू गोल्डन, ऐसी चमक के, ऐसे कलर के मेटल्स होते हैं। एंड दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट भी कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। अगर आप कोई मेटल लोगे और आप आग के सामने, फ्लेम के सामने रखते हो और आपने हाथ से उसे पकड़ा है, तो आफ्टर सम टाइम यू विल फील द हीटनेस, यू विल फील द वार्मनेस फ्रॉम वन साइड टू द अदर, बिकॉज मेटल कंडक्ट करते हैं हीट को। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। इसीलिए कोई भी अगर स्पार्क हो रहा है, आप, इट इज नॉट एडवाइजेबल कि आप कंडक्टिंग मटेरियल से उसे टच करें। मेटल में इलेक्ट्रिसिटी होती है, अगर करंट लगता है, अगर उस मेटल में करंट प्रेजेंट है तो आप उसको टच नहीं कर सकते, आपको करंट लग सकता है। सो इट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देन दे आर डक्टाइल। डक्टिलिटी क्या होती है, डक्टाइल क्या होता है, ये एक अलग से डेफिनेशन है। डक्टाइल मतलब होता है जब आप इनको लंबी तारों में, इन वायर्स में आप इनको ड्रॉ कर सकते, लंबी लंबी तारों के फॉर्म में आप मेटल को कन्वर्ट कर सकते हो, दैट मीन्स दे आर डक्टाइल। अब यहाँ पे एक कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड देयर डक्टिलिटी बहुत यूजफुल है। जो वायर्स यूज होती है, आपने उसके अंदर जैसे कॉपर वायर, ऐसी पतली पतली तारें देखी होंगी जिनका कलर सिल्वरी ग्रे, गोल्डन, कॉपर शेड का होता है, मेटेलिक शेड होते हैं। तो वो हम उन तारों को क्यों यूज करते हैं, बिकॉज एक तो मेटल को आप तारों की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, दे आर डक्टाइल, एंड सेकेंडली दे ट्रांसफर, दे कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। तो इसीलिए इनका वन ऑफ द एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया मेटल का, कि आप एज अ वायर उन्हें यूज कर सकते हो फॉर कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। देन मेलेबिलिटी इज अनदर टर्म। ये भी पता होना चाहिए कि मेलेबल क्या होता है। मेलेबल होता है जब आप बीट करके मेटल को चादर की फॉर्म में, एज अ शीट आप उसे कन्वर्ट करो। कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, शीट्स की फॉर्म में हम मेटल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। देन सोनरस। सोनरस टर्म क्या होता है, सोनरस का मतलब होता है आवाज देना, मतलब खनक होती है इनमें। अगर मेटल को आप किसी भी चीज से, हैमर से टक 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 करोगे तो इनमें एक रिंगिंग साउंड आती है, खनक होती है, दे आर सोनरस। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल जो हमें पता होना चाहिए अगर हम मेटल को डिफाइन करना चाहते हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल अगर हम मेटल के देखेंगे तो आप देख सकते हो गोल्ड को, हमने अभी कहा था गोल्ड, ठीक है, यहाँ पे सिल्वर आप देखो, तो गोल्ड एंड सिल्वर का तो आपको देखो इतना एग्जाम्पल है। आपने गोल्ड ज्वेलरी देखी होगी, आपने सिल्वर ज्वेलरी देखी होगी, तो दे आर मेलेबल। आप देखो इनको शीट्स की फॉर्म में, चाहे ये छोटी छोटी हैं, लेकिन आप मेलेबल हैं, इनको शीट्स की फॉर्म में आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सिमिलरली कॉपर इज ऑल्सो अ मेटल। आप इनकी शाइन देखो, गोल्डन हमने बोला था पीछे कि उनका लस्टर होता है, एक तो इनमें देखो शाइन है, गोल्ड में शाइन है, सिल्वर में शाइन है, इवन कॉपर डू हैव अ शाइन। देन व्हाट वी सेड कि सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर होता है, तो आप ये देखो गोल्डन कलर है, सिल्वरी ग्रे, यहाँ पे आयरन रॉड्स हैं, तो दे आर सिल्वरी ग्रे। देन सोडियम इज देयर, देन पोटेशियम एंड कॉपर, so they have a some kind of a luster in a silvery gray or a yellow color, and they do conduct electricity. Then ductile होती हैं and malleable and sonorous, ये सब में से आवाज, खनक की आवाज आती है। So these are the examples of metal: iron, sodium, potassium, copper, silver, gold. Now इन सब में एक एक्सेप्शन होता है, वो एक्सेप्शन है मरकरी का। मरकरी जो एक ऐसा मेटल है, यूजुअली जो भी मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर में सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। यही मरकरी यूज होता है हमारे थर्मोमीटर्स में, जो सिल्वरी कलर का होता है। अगर बाय चांस कभी
थर्मोमीटर टूट जाता है तो एक लिक्विडी सा मटेरियल बाहर आ जाता है, वो मरकरी होता है। एंड उसे अपने हैंड से टच नहीं करना चाहिए बिकॉज इनका एब्जॉर्प्शन लेवल भी हाई होता है स्किन में। इनकी वजह से कुछ ना कुछ डिजीज हो सकती हैं, जैसे कि मरकरी इनटेक जब फिश अपने अंदर लेती है तो एक मिनेमाटा नाम की डिजीज होती है। तो ये डिजीजेस जो होती हैं दे आर वेरी हार्मफुल फॉर ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो दे आर मर्करी जो होती है ये डेंजरस होती है। इसे हाथ से अगर आपका थर्मोमीटर टूट जाता है तो हाथ से टच नहीं करना चाहिए, इवन इसका डिस्पोजल भी सोच समझ के करना चाहिए। सो मर्करी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये काफी अच्छा एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि विच इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दैट इज मर्करी। सो ये तो था मेटल्स। आफ्टर मेटल्स वी हैव नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? अब वहां पे हमने कलर की बात की थी, वो हमने कहा था कि सिल्वरी ग्रे एंड गोल्डन कलर। यहाँ पे नॉन मेटल्स में वैरायटी ऑफ कलर्स होते हैं, सिर्फ सिल्वर गोल्डन कॉपर यही शेड्स नहीं होते, दे हैव अ वैरायटी ऑफ कलर्स, बहुत सारे कलर्स होते हैं। एंड वहां पे मेटल्स जो थे दे वर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे दे आर द पुअर कंडक्टर्स, दे कैन नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली वहां पे उनमें शाइन था मेटल्स में, दे हैड अ लस्टर, आवाज आती थी, सोनरस होते थे, मेलेबल होते थे। लेकिन नॉन मेटल्स दे आर नॉट लस्ट्रस, ना ही इनमें शाइन होती है, ना ही इनमें आवाज आती है, और ना ही आप इन्हें चादरों की फॉर्म में, दे आर ब्रेकेबल, इजिली टूट जाते हैं, हैमर करोगे तो चूर चूर हो जाएंगे, दे आर नॉट मेलेबल। सो दीज आर द फ्यू डेफिनेशन, दीज आर द फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। आफ्टर नॉन मेटल वी हैव एन एग्जाम्पल लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, आप देखो चूर चूर हो सकता है आयोडीन। देन ब्रोमीन, bromine is liquid at room temperature, non-metal, इसी तरह same like mercury, bromine is liquid at room temperature. Then chlorine. So these are the examples of non-metals. Similarly, थर्ड फॉर्म हमने एलिमेंट की जो की थी वो थी मेटलॉइड। इन दोनों के बीच में जो प्रॉपर्टीज आती हैं जिनकी, मतलब एक ऐसा नहीं है एकदम कुछ मेटल्स हैं और एकदम कुछ नॉन मेटल्स हैं, एक ट्रांजिशन चलता है। जो बीच में आते हैं जिनमें मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज हैं कुछ और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज हैं कुछ, उनको क्या कहा जाता है? दे आर नोन एज metalloids. Some elements they have intermediate properties between those of metals and non-metals and they are known as metalloids. इनके examples हैं जैसे boron, silicon, germanium. These are the major examples of metalloid, boron, silicon and germanium. इन सब की जो प्रॉपर्टी देखो, इनमें क्या है, ये इनको हम शीट्स की फॉर्म में नहीं कर पाते, लेकिन आप देखोगे इनमें शाइन भी है, तो दोनों की ही प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। So such kind of element they are known as metalloid. After this कुछ important facts हैं regarding the elements जो MCQs में काफी help कर सकते हैं। In one word questions, even general awareness questions, these questions can definitely help. Number one is the number of element known at present, they are more than 100, 100 से ज्यादा हैं। 92 उसमें से नेचुरली अकरिंग है और रेस्ट कुछ मैन मेड भी हैं। और मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स जो हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। कुछ हमने पढ़ा जैसे ब्रोमीन है, मरकरी है, दे आर लिक्विड। देन कुछ आपने एलिमेंट्स नॉन मेटल में पढ़े जैसे क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दे आर इन द गैसियस स्टेट। पर मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी ज्यादा से ज्यादा किस में है? सॉलिड स्टेट में है। देन 11 elements they are in the gaseous state. Of this 11 they are in gaseous state at room temperature and 2 elements they are in liquid, जिसमें हमने मरकरी को भी देखा in picture and bromine को भी देखा। So these are the 2 elements. They are very important question, ये बहुत पूछे जाते हैं various GK question, बैंक competition exams के लिए, UPSC के लिए, SSC के लिए, कहीं ना कहीं ऐसे question आ सकते हैं because they are the exceptional questions, they are factual question, एक word के हैं, general awareness के हैं। एलिमेंट्स जैसे कि गैलियम एंड सीजियम जो हैं दे बिकम लिक्विड एट टेम्परेचर स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर। अगर आप थोड़ा सा भी रूम टेम्परेचर से ऊपर का टेम्परेचर करोगे तो इवन गैलियम एंड सीजियम दे ऑल्सो बिकम लिक्विड एट दैट टेम्परेचर। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इनको आप एक बार लर्न कर लें, अच्छे से पढ़ लें तो दीज कैन कम इन वेरियस एग्जाम्स। अभी तक हमने
मिक्सचर्स के बारे में पिछले कुछ वीडियोस में पढ़ा। देन हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड्स क्या होते हैं। अभी हमने एलिमेंट्स करा, प्योर सब्सटेंसेस दो फॉर्म में होते हैं, एक एलिमेंट्स जिनको हमने अभी देखा, दूसरे होते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं इनको अभी हम डिटेल में करेंगे। इससे पहले हम कुछ एक डिफरेंसेस कर लेते हैं दोनों के बीच में कि मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो मिक्सचर, it is composed of two or more elements or compounds mixed together। अगर आप compounds को चाहे mix together करो, two or more elements को mix together करो। compound जो है it is composed of two or more elements। यहाँ पे जो important term है, यहाँ पे जो important term है compounds में, वो कौन सी term है, वो है elements। यहाँ पे elements जुड़ जुड़ के compounds बना रहे हैं। they are chemically compound together, they are chemically compound। यहाँ पे they are just mixed, उनको mix किया गया। A लेके आए, B लेके आए, C लेके आए, उन सबको आपस में mix कर दिया। लेकिन यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होके ये जो प्रोडक्ट बनता है they are known as compound, और elements they are compound together। यहाँ पे elements भी हो सकते हैं और compounds भी हो सकते हैं। Then the composition of the constituents जो होते हैं they are not fixed। ये नहीं है एक मिक्सचर में कुछ composition हो सकता है, दूसरे में कुछ हो सकता है, फिक्स्ड रेशियो नहीं होता। लेकिन कंपाउंड में एक फिक्स्ड रेशियो को फॉलो किया जाता है। द composition of constituents ये फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। It shows the properties of all the constituent। जितने भी A, B, C से अगर बना है तो A के भी प्रॉपर्टीज होंगे, B के भी होंगे, C के भी होंगे। यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि अगर रिएक्शन करके A प्लस B एक रिएक्ट हुए और उन्होंने AB नाम का अगर कुछ प्रोडक्ट बनाया है तो AB की प्रॉपर्टीज A और B दोनों से ही कुछ अलग होंगी। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जो है यानी कि A और B जो है उनसे हटके होंगी। कंपोनेंट्स को यहाँ पे हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, दे कैन बी सेपरेटेड। यहाँ पे ओनली वी नीड द केमिकल मेथड्स। अगर आपको ए बी से इन दोनों को अलग करना है फिर से, तो यू नीड केमिकल मेथड्स टू सेपरेट सच कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सो ये एक ऊपर से हमने डेफिनेशन बताई आपको मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स की। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट is compound। Compound is a substance composed of two or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion। इस definition में क्या क्या important है? एक तो important है fixed proportion, जो उनके constituent होते हैं वो fixed proportion में है। They are chemically compound, ये नहीं कि उठाया और एक कटोरी में mix कर दिया। They are chemically combined, टू और मोर, और एलिमेंट्स को कंबाइन किया जाता है। तो यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट है वो है एक एलिमेंट्स केमिकली कंपाउंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। अगर आपको ये तीन वर्ड्स पता है तो यू कैन इजीली राइट द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड। एलिमेंट्स केमिकली कंपाउंड, केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड proportion। What do we get when two or more elements are combined? So इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, हम दो चाइना डिश लेते हैं, एक में सल्फर और एक में आयरन फिलिंग। इनफैक्ट वी टेक 4 चाइना डिश और 2 में सल्फर एंड 2 में आयरन फिलिंग्स, और 2 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बना देते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ग्रुप में हम 3 ग्राम सल्फर प्लस 50 ग्राम आयरन फिलिंग दे देंगे। दोनों में ही 3 ग्राम सल्फर प्लस 50 ग्राम आयरन फिलिंग, ये चाइना डिश में है। उसके बाद ग्रुप 1 क्या करेगा, इसको तोड़ेगा, जैसे ये तो पाउडर है, पाउडर फिलिंग्स इनको आपस में मिक्स कर देगा एज इट इज विदाउट एनीथिंग, जस्ट मिक्स इट टुगेदर वो करेगा। एंड ग्रुप 2 इनको मिक्स करके फिर हीट करेगा रेड हॉट तक। ग्रुप 1 क्या करेगा, जस्ट मिक्स इट टुगेदर, जैसे फ्रूट सैलेड बनाते हैं तो वैसे ही मिक्स इट टुगेदर। ग्रुप 2 क्या करेगा, इसे हीट करेगा रेड हॉट होने तक, फ्लेम पे रखेगा एंड देन उसे ठंडा करेगा। इसके बाद हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे दोनों मटेरियल में। जो मटेरियल ए आएगा ग्रुप ए का और जो मटेरियल बी मिलेगा ग्रुप 2 का। सबसे पहले हम चेक करते हैं मैग्नेटिज्म, कि हम मैग्नेट को लेके आएंगे इन
पहले ए के पास, देन बी के पास, और फिर हम कुछ ऑब्जर्व करेंगे। देन हम इसके अलावा जो ऑब्जर्व करेंगे दे आर लाइक कलर कैसा होगा, टेक्सचर कैसा होगा। देन हम कुछ केमिकल्स ऐड करेंगे, जैसे कॉपर डाइसल्फाइड ऐड किया, देन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया। ये सब चीजें ऐड करके हम ऑब्जर्व करेंगे कि ए में क्या डिफरेंसेस आते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन रहता है, एंड बी में क्या ऑब्जर्वेशन रहता है। आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स व्हाट डू वी ऑब्जर्व। अब क्या है कि हम ऑब्जर्वेशन में देखेंगे कि जैसे ही हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड HCl डाला था, जो ग्रुप 1 में गैस रिलीज होती है या नहीं, और ग्रुप 2 में रिलीज होती है नहीं, और जो गैसेस रिलीज होती है दोनों ही ग्रुप में क्या उनकी स्मेल सेम है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज सेम है। जो हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे वो ये होगा कि ग्रुप ए, जिसमें कि हमने सिंपल मिक्स किया था, उसमें प्रॉपर्टीज जो रहेंगी, जो गैस ऑब्टेन होगी वो होगी हाइड्रोजन, जिसकी प्रॉपर्टीज में होगा वो कलरलेस है, ऑर्डरलेस एंड कंबस्टेबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो कंबस्टेबल है। दैट्स वाई हम फर्दर टेस्टिंग में अगर उसमें कंबशन का टेस्ट है तो वो नहीं करेंगे इन क्लासरूम, बिकॉज ये अनकंट्रोलेबली कंबस्ट होती है, जलती है, इट कैन लीड टू एक्सप्लोजन और फायर। तो इट इज नॉट एडवाइज टू डू कंबशन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इन दी क्लास। सिमिलरली जो गैस ऑब्टेन होगी ग्रुप 2 से वो है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये गैस की प्रॉपर्टीज अलग होंगी। ये कलरलेस गैस होती है, लेकिन इसकी स्मेल जो होती है वो रॉटन एग्स की होती है। हाइड्रोजन ओडरलेस होता है, जो ग्रुप ए से मिला था। बी से जो मिला है रॉटन स्मेल वाली गैस, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। जिस तरह से ए कंपाउंड यानी कि ग्रुप ए में जो हमने प्रोडक्ट ऑब्टेन किया था वो ऑब्टेन किया था by carrying out the physical change. We just mixed it together. That is a physical change. ग्रुप 2 में हमने उसे हीट किया था and we chemically changed it. जो ग्रुप 2 में चेंजेस लाए गए थे वो एक केमिकल रिएक्शन हुआ था. So the material obtained by ग्रुप 1 जो है वो मिक्सचर है, जो सिंपल जो भी उसकी प्रॉपर्टीज नजर आएंगी, इट विल शो द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, बिकॉज वो सिंपली बस एक मिक्स हुआ है, देयर इज नो केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट। वही हमने पढ़ा था डिफरेंस जब हमने किया था मिक्सचर एंड कंपाउंड में। ओके, ऑफ द टू सब्सटेंसेस, द सब्सटेंसेस जो थे वो थे आयरन एंड सल्फर। उसमें क्या है, जो प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स दे आर सेम एज दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, इसीलिए ये मैग्नेटिज्म भी शो करेगा। आयरन बिकॉज प्रेजेंट है, जस्ट मिक्सड इट टुगेदर, मिक्सचर है, मिक्सचर में कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टीज जो होती है कॉन्स्टिट्यूएंट की जिससे एक मिक्सचर बनता है, वो सब प्रॉपर्टीज शो होती है। यही हमने पढ़े थे इन द डिफरेंसेस व्हेन वी डिड द डिफरेंस बिटवीन द मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज शो होती है इन द प्रोडक्ट। तो इन ग्रुप 1 what we are getting, that is the mixture. Then जो ग्रुप 2 में मिलता है वो है कंपाउंड, बिकॉज उसको जब हमने हीट किया दोनों एलिमेंट्स को स्ट्रांगली, तो एक केमिकल रिएक्शन होता है ऑन हीटिंग, दे प्रोड्यूस द कंपाउंड, जिसमें उनकी प्रॉपर्टीज, कंपाउंड की जो भी प्रॉपर्टीज होती है दैट इज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है कंपेयर टू द कंबाइनिंग elements. The composition of a compound is same throughout and the texture and the color of compound they are same. तो compounds की जो भी properties होती हैं वो सब show करेगा ग्रुप 2 में। अब पूरे चैप्टर को easy बनाने के लिए एक tabular form में अगर हम देखें तो वो ये है कि मैटर, हमने जो अभी तक पढ़ा कि मैटर क्या होता है, मैटर सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट में प्रेजेंट होता है, and matter differentiate होता है into two, pure substances and mixtures. Mixtures में कोई fixed composition नहीं होता। For the pure substances को हमने आज पढ़ा है, we differentiated into elements and compounds, जिसमें elements में हमने पढ़ा they cannot be broken down to simpler substances. Compounds they have a fixed composition and they can be broken down into elements by chemical or electrochemical रिएक्शन। इनको रिएक्शन करके हम सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपलर सब्सटेंसेस में अलग नहीं कर सकते। एलिमेंट्स के एग्जांपल है जैसे कॉपर
ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मर्करी, ये एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं. मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, दे आर एलिमेंट्स. कंपाउंड्स में एग्जाम्पल है जैसे वाटर, मीथेन, शुगर, सॉल्ट. कुछ क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी बुक में लास्ट में दिए हैं, वी विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस. Which separation technique will you apply for the separation of the following? यहाँ पे separation techniques के बारे में हमको बताना है. We have covered it in our first, second and third video of this chapter is matter around us pure. Please go and see those video if you have not seen that to answer these questions. So the first is sodium chloride from its solution. Sodium chloride is like common salt, जो नमक हम घर में यूज करते हैं. तो अगर आप नमक को अलग करना चाहते हो वाटर से, so the separation technique which we can use is evaporation. Evaporation technique हम कर चुके हैं in our videos. In our chapter 1 also we discussed it, matter in our surroundings. सो इवेपोरेशन में हम क्या करते हैं, जो सॉल्यूशन होता है, जैसे यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, हम उसे हीट करते हैं एंड देन वाटर इवेपोरेट हो जाता है, वो उड़ जाता है अपने बॉइलिंग पॉइंट पे. एंड सोडियम क्लोराइड उड़ता नहीं है, सो वो बीकर में वहीं रह जाता है. सो दैट्स हाउ वी कैन सेपरेट सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर. Next is ammonium chloride from a mixture containing sodium chloride and ammonium chloride. अगर दो मिक्सचर है आपके, अगर एक मिक्सचर है of sodium chloride and ammonium chloride, आप इनमें सेपरेट करना चाहते हो अमोनियम क्लोराइड को, सो आप क्या टेक्निक यूज करोगे, सब्लिमेशन. सब्लिमेशन हमने किया था, अमोनियम क्लोराइड सबलाइम हो जाता है. So that's how we can do this. So we have already discussed it. Small pieces of metal in engine oil of a car. This we can separate out by using the technique like centrifugation or filtration. We can use it. Then different pigments को separate करने के लिए जो हमने technique use की थी, that was chromatography. हमने ये सब techniques पहले videos के part में कर चुके हैं. Butter from curd, centrifugation, ये हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं. centrifugation technique. After this, if we want to separate oil from water, we use the technique of separating funnel. Then tea from leaves. tea from leaves, ये तो बहुत ही कॉमन सा है, जो घर में हम चाय बनाते हैं, चाय पत्ती हम कैसे सेपरेट करते हैं, वी फिल्टर इट आउट. filtration technique. Iron pins from sand, iron magnetized होता है, मैग्नेट से चिपक जाता है, तो we can use magnet to separate it. And wheat grains, that is the process we use is winnowing. Then fine mud particles from suspended water. इसके लिए we can use first sedimentation, नीचे पार्टिकल बैठ जाएंगे. देन वी कैन यूज द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन और देन वी यूज द प्रोसेस ऑफ decantation and further we can use the process of filtration. Okay, then a very interesting question that write the steps you would use for making tea. अब यहाँ पे सिर्फ चाय ही नहीं बनानी, वी हैव टू यूज द टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री इन इट. हमने जो अभी तक पढ़ा है वो सब यूज करना है. वो क्या क्या है, जैसे कि सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिसॉल्व, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट एंड रेजिड्यू. तो सबसे पहले व्हाट वी टेक अ सॉसर पैन जिसमें हम चाय बनाएंगे. ठीक है, सपोज आई एम टेकिंग सॉसर पैन इन दिस शेप हियर. ठीक है, इस सॉसर पैन में, दिस इज द सॉसर पैन, एंड इस सॉसर पैन में वी टेक वाटर. ठीक है, वी टेक वाटर इनटू इट एंड हियर वी यूज वन टर्म. व्हाट इज वाटर? वाटर इज सॉल्वेंट हियर. ओके, आफ्टर दिस व्हाट वी डू, वी एड सॉल्यूट इनटू इट. एंड सॉल्यूट फॉर्म में हम क्या क्या डालते हैं, वी एड टी लीव्स, we add sugar, we add bit of milk, we add milk into it. So these are the solute into it. So
वी बॉयल इट, ओके, हम इसे गर्म करते हैं हीट पे एंड वी गेट अ सॉल्यूशन, ठीक है। वी डिजोल्व ऑल दीज आइटम्स, ये जो सब कुछ है आपका, ये इसके अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, शुगर जो है एंड मिल्क, शुगर इसमें सब ये डिजोल्व होंगे। इवन द पिगमेंट फ्रॉम द टी लीव्स विल डिजोल्व इनटू इट, डिजोल्व करेंगे हम इसको एंड व्हाट वी गेट इज सॉल्यूशन, ओके। सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर हियर। इसमें हम क्या करेंगे, जब टी बॉयल हो जाती है, वी यूज द स्ट्रेनर, हम छननी यूज करेंगे, वी यूज द स्ट्रेनर, छाननी यूज करके हम फिल्टर आउट करेंगे जो रेजिड्यू बच जाएगा। जो स्ट्रेनर में जो टी लीव्स जो डिजोल्व नहीं होती, वो क्या बच जाएंगी एज अ रेजिड्यू, से हम क्या कहते हैं, जो डिजोल्व पार्ट नहीं होता, दैट इज रेजिड्यू बच गया। एंड जो हमें अब कप में जो मिलेगा, जो जिसे चाय हम पीते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट। जो फिल्टर आउट करके बीकर में बच जाता है रेजिड्यू निकल के, दैट इज नोन एज filtrate. So we have used all these terms: solution, solvent, solute, dissolve, soluble, insoluble. Insoluble part कौन सा है यहाँ पे, tea leaves, they are insoluble, they are left out as residue in the strainer, then filtrate and then residue. So it was such an interesting question. ये एक real life applications होते हैं तो ये काफी interesting होते हैं। इसी तरह आप कुछ और एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं एंड यू कैन यूज दीज टर्म्स सॉल्यूशन, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, and that will be very interesting. Pragya tested the solubility of 3 different substances at different temperatures and collected the data as given below. Okay, this is the data being collected. Results are given in the following table as grams. This 21 is at grams of a substance dissolved in 100 grams of a water at the temperature 283 kelvins. Okay, to form a saturated solution. Saturated solution क्या होता है, जब आप एक solution में और ज्यादा solute को dissolve नहीं कर सकते, no more solute can be dissolved, that is known as saturated solution. So we have different substance being dissolved: potassium nitrate, then sodium chloride, then potassium chloride, and then ammonium chloride. So these are dissolved at different temperature. So what is the question? Number 1 question is, what mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams of water at 313 kelvins? So at 313 kelvins, you can see 62 grams of potassium nitrate is dissolved in 100 grams of water, because we as per the table जो बोला गया है कितना ग्राम, ये जो है इतना ग्राम of a substance is dissolved in 100 grams of water. So अब आपका जो solvent है वो हाफ हो गया है, 100 से 50 ग्राम्स हो गया है, तो सोल्यूट भी उसका हाफ हो जाएगा, 62 का हाफ हो जाएगा, that will be 31 grams. So this mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams of water at 313 kelvins. Next is, Pragya makes a saturated solution of potassium chloride in water at 353 kelvins and leaves the solution to cool at room temperature. What would she observe as the solution cools? जैसे वो ठंडा होता है, प्रज्ञा ने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया पोटेशियम क्लोराइड का वाटर में एट 353 केल्विन्स और फिर उसे ठंडा करने के लिए रख दिया, तो उसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा? अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है, वो ये है कि solubility increases with temperature. So what will happen कि जब जितना आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा सॉल्यूट आप डाल सकते हो। अब यहाँ पर तो हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि कुछ सब्सटेंस जो पोटेशियम क्लोराइड है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, वो पाउडर फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, अलग हो जाएगा। सो दैट विल हैपन, दैट विल बी द ऑब्जर्वेशन व्हेन अ सॉल्यूशन कूल्स डाउन। आफ्टर दिस
Find the solubility of each salt at 293 Kelvin and which salt has the highest solubility at this temperature. इसके लिए हमें टेबल देखना पड़ेगा 293 Kelvins में. As per the table, 293 Kelvins में this is the different solubility. Potassium nitrate की 32 grams dissolved in 100 grams, sodium chloride is 36, potassium chloride is 35 and ammonium chloride is 37. सबसे ज्यादा कौन सा salt dissolve हुआ है 100 grams में? वो है ammonium chloride. So ammonium chloride की solubility सबसे ज्यादा है 293 Kelvins में among all other. And एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, आप देखो 293 से 313 करा तो 41 हो गया, 333 से 55 हो गया. सो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट? सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर. सो that's all for this क्वेश्चन. नेक्स्ट हम उससे पहले देखेंगे, हमने कोलॉइड सॉल्यूशन और सस्पेंशन पढ़ा था. हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक टेबुलेट फॉर्म में इनका डिफरेंस देख लेते हैं. सो पार्टिकल साइज सस्पेंशन में बड़ा होता है, मोर देन 100 नैनोमीटर. कोलॉइड्स में बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर एंड सॉल्यूशन में लेस देन 100 नैनोमीटर. सबसे छोटा सॉल्यूशन में होता है. देन फिल्ट्रेशन में हम इसके पार्टिकल्स का साइज बड़ा है तो इट इज पॉसिबल टू फिल्टर इट आउट, लेकिन कोलॉइड्स एंड सॉल्यूशन में यू कैन नॉट फिल्टर इट आउट. सेटिंग में यानी सेडिमेंटेशन अगर हम करें तो ये सेटल हो जाते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं, लेकिन कोलॉइड्स के लिए वी हैव टू यूज द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन एंड सॉल्यूशन के पार्टिकल्स सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद भी ये कभी सेटल नहीं होते, ये नहीं होते. इवन सेडिमेंटेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस दोनों में ही ये सेटल नहीं होते, ये छोटे होते हैं, ये सस्पेंडेड फॉर्म में ही रहते हैं, ये छोटे होते हैं, ये ऐसे ही रहते हैं. अपीयरेंस में सस्पेंशन ओपेक लगता है. सस्पेंशन जैसे आप मिट्टी को डालो या चौक को डालो पानी में तो आप देखोगे ओपेक सा आपका सॉल्यूशन बनता है. कोलॉइड्स ट्रांसपेरेंट होता है, ये भी ट्रांसपेरेंट होते हैं. तो इसमें क्या ट्रांसपेरेंट मतलब कि इसके सॉल्यूट पार्टिकल अलग अलग नजर नहीं आते. इवन मिल्क इज अ टिंडल इफेक्ट, it shows the Tyndall effect. Colloids also show but solution do not show the Tyndall effect. Tyndall effect हम पढ़ चुके हैं पहले भी, so you have to see the previous video to know what is Tyndall effect. Then we have the diffusion of particles. They do not diffuse suspension. Colloids they diffuse slowly and solution also diffuse rapidly. Brownian movement है, they may show, they shows colloids do show and solution they may or may not show. And nature में suspension they are heterogeneous, colloids are also heterogeneous and solution is होमोजीनियस. सो ये टेबुलेट फॉर्म में हमने इन तीनों का डिफरेंस देख लिया है. इसके बाद जो क्वेश्चन है हमको वो करना है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जांपल. जैसे सबसे पहले हम करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ये हम डिस्कस करा अभी हमने. सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर. अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम शुगर का डालते हैं एंड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सपोज 50 ग्राम्स आपने शुगर डाली 100 ग्राम्स में, वो सैचुरेटेड हो जाता है, तो आप उस टेम्परेचर में और जो है सॉल्यूट नहीं डाल सकते और शुगर नहीं डाल सकते. सो दैट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस वो होता है जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना है एंड इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है. तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे वाटर हो गया, शुगर हो गया, सो दीज आर ऑल द प्योर सब्सटेंसेस. After this we have colloid and suspension and we have discussed it in our first video of this chapter. Please go and see that video to know about the colloid and suspension. We have discussed it in very detail. Next we classify each of the following as homogeneous or heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture को मैं circle out कर रही हूँ, जैसे wood, soil, filtered tea. These are the heterogeneous mixture. Rest, vinegar, air and soda water is the homogeneous mixture. After this, how would you confirm that colorless liquid given to you is pure water?
See what properties we use to confirm a liquid is pure or not. The property we use is the boiling point. Pure substance, pure liquid will boil at its boiling point, and the boiling point of pure water is 100 degrees Celsius. This is the boiling point of pure water, 373 Kelvins at 1 atmospheric pressure. So हम क्या करेंगे, हम एक सैंपल लेंगे प्योर वाटर का एंड वी स्टार्ट बॉइलिंग इट बाय यूजिंग अ थर्मोमीटर. हम देखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर वो बॉयल हो जाता है इट इज प्योर. अगर 100 से जरा भी ऊपर बॉयल होता है, जरा भी ऊपर, तो इसका मतलब जो सैंपल है वो प्योर नहीं है. So boiling point is used to confirm that a colorless liquid given to you is pure water or not. After this, we are given which of the following material fall in the category of pure substance. Which of the following material fall in the category of a pure substance? So here ice, iron, hydrochloric acid, calcium oxide, mercury, they are the pure substances. So milk, brick, wood, air, they are not. Milk we have discussed in colloid in mixtures. Brick is already a mixture in wood and air. They are not pure substance. After this, identify the solution among the following mixture. इनमें से solutions कौन-कौन से हैं? Solutions, sea water is solution. So many salts as solute they are dissolved in sea water. Air is also a mixture, and soda water, carbonated water, gas dissolved in water, they are also a mixture. Which of the following show the Tyndall effect? Tyndall effect, they are shown by colloids. So here milk and starch solution, they show the Tyndall effect, they are colloidal solution. Classify the following items into compounds, elements and mixtures. Sodium is element, soil is mixture, then sugar solution, as the name says, it's mixture. Silver is element, calcium carbonate is compound, tin is element, silicon is element, coal is compound, air is a mixture, coal is a mixture, air is also a mixture, then soap is a mixture, methane is compound, carbon dioxide is compound, and the blood, which is a colloidal solution, is again a mixture. Next is which of the following are chemical changes? So growing of plant, so many chemical reaction takes place in our body even when growth is taking place, so it is a chemical change. Rusting of iron we have already discussed as a chemical change. Mixing of iron filling and sand, this is just mixing, so it is a physical change. Cooking of food is a chemical change. Digestion of food is a chemical change. Digestion of food is a chemical change. Freezing of water, it is just a physical change, and burning of candle is a chemical change. So these were all the classification of the changes. So we have covered all the NCERT question, and we completed here our chapter is matter around us pure, chapter 2 NCERT. That's all for this chapter. We covered this chapter in our 4 parts. This was the fourth part. फोर्थ पार्ट था चैप्टर का. सी ऑल द पार्ट्स 1, 2, 3, 4 to cover up whole of the chapter very comprehensively. Thank you very much.